नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के सवाल को हल करना है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें संख्या दी हुई है वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या आपस इन संख्याओं का आपस में क्या संबंध है, कौन से लॉजिक को ये फॉलो कर रही, कौन सी रीजनिंग है। उसी रीजनिंग के माध्यम से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दी जाने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम ये बीच वाले कॉलम की संख्याएं देखें तो ये संख्याएं बाकी के अन्य दो कॉलम में दी हुई संख्याओं की तुलना में थोड़ी बड़ी हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 19, यहाँ पे दिया हुआ है 20, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 78। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 25, यहाँ है 47 और बीच में दिया हुआ है 144। तो जब भी ऐसा होता है कि एक किसी कॉलम या रो में संख्याएं अन्य संख्याओं की तुलना में काफ़ी बड़ी हों, तो यहाँ पे गुणे वाली या भाग वाली या फिर वर्ग वाली या क्यूब वाली ट्रिक लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब हम ये पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमें ये देखना होगा कि 19 और 20 से हम 78 कैसे ला सकते हैं। 19 और 20 से 78 अगर हम ले आएंगे तो हमें ये लॉजिक प्राप्त करने में आसानी होगी। अब अगर हम देखें तो 19 और 20 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 19 प्लस 20 तो ये होता है 39। और 39 में अगर 2 का गुणा कर दें तो क्या होता है, 78 प्राप्त होता है। देखते हैं यही वाला लॉजिक हमारी सेकंड नंबर की इस रो में भी चल रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे नंबर की संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। पहले इस नंबर की संख्या है 25 और दूसरे नंबर की संख्या है 47। इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त होता है, 7 और 5 12 की 2, हासिल का आया 1, 4 और 1 5 और 2 7, हमारे पास प्राप्त होता है 72। और 72 में अगर हम 2 का गुणा करें तो कितना मिलता है हमको, हमको मिल 72 में 2 का गुणा मिल करने पे हमें प्राप्त होता है 144। तो ये वाला लॉजिक हमारे पास इस सेकंड नंबर की रो में भी काम कर रहा है। तो तीसरे नंबर की रो में कौन सी संख्या आएगी वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमको पहले और तीसरे नंबर की संख्या को जोड़ना होगा। तो पहले नंबर की संख्या है 16 और तीसरे नंबर की संख्या है 13। इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें 16 और 13 जोड़ने पे आता है 29। और 29 में 2 का गुणा करने पे क्या संख्या प्राप्त होती है, वो होती है 58। सो ऑप्शन नंबर 3 58 हमारा सही उत्तर होगा। 58 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न में भी फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न के सवाल हैं। इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या बाकी के अन्य संख्याओं में जो लॉजिक है वो लॉजिक को स्टडी करके ज्ञात करना है। तो अगर हम इस श्रृंखला को, इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हमें पहले पहले वाली रो में दिया हुआ है 25, उसके बाद दिया हुआ है हमें 25 के बाद हमें दिया हुआ है 15 और 15 के बाद दिया हुआ है 40। तो अगर हम 25 और 15 को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 40। 25 धन 15 तो ये हो जाता है 40, जो कि तीसरे नंबर के कॉलम में दिया हुआ है। और इस 40 से अगर हमें 8 लाना हो, इस 40 से अगर हमें 8 लाना हो तो हमें इसे 5 से भाग देना पड़ेगा। तो ये संख्या आ जाती है। मतलब हमने क्या किया, दो संख्याओं को, इन दोनों को जोड़ा और उसके बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ उसे 5 से भाग दिया। देखते हैं तीसरे नंबर की रो में भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या। तो हमारे पास तीसरे नंबर में दिया हुआ है 45 धन 15। तो तो ये कितना हो जाता है, 60। और 60 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 12। तो 45 धन 15 60, और 60 को 5 से भाग देने पे हमारे पास आ रहा है 12। तो यही वाला लॉजिक बीच वाले रो में भी लगेगा। बीच वाली रो में हमें दिया हुआ है 65 प्लस 25। 65 प्लस 25 कितना होता है, 90। और 90 को 5 से भाग दिया तो हमें क्या मिलता है, 90 को 5 से भाग देने पे, 90 को 5 से भाग देने में हमें प्राप्त होता है 18। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
जिसमें हमने क्या किया है, पहले की दो संख्याओं को जोड़ा, जो हमारे पास रिजल्ट आया उसे 5 से भाग दिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। हमें कहा गया है कि एक पिता उतनी ही तेजी से काम करता है जितने उसके दो बेटे एक साथ काम करते हैं। अच्छा, तो हमें क्या कहा गया है कि पिता को हम बोल देते हैं फादर। उसकी जो एफिशिएंसी है, वो कितनी एफिशिएंसी, वो जितना काम करता है वो अपने दो बेटे एक साथ मिलके जो काम करते हैं उनके बराबर काम करते हैं। मतलब मान लेते हैं हम उसके दो बेटे हैं, S1 मतलब पहला बेटा और S2 बराबर दूसरा बेटा। तो ये दोनों जितना काम मिलके एक साथ एक समय में करते हैं, पिता उतना काम अकेला कर लेते हैं। अब हमें कहा गया है कि यदि एक बेटा उस काम को 3 घंटे में करता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में करता है, तो पिता द्वारा अकेले उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। अब हमें कहा गया कि जो एक बेटा है, मान लेते हैं S1 सन 1, वो एक कार्य को करने में 3 घंटे लगाता है, 3 आवर्स। और दूसरा बेटा उसी कार्य को करने में कितना समय लगाता है, दूसरा बेटा उसी कार्य को करने में 6 आवर्स लगाता है। तो अब हमें ये पता करना है कि पिता द्वारा उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। है ये काफ़ी सिंपल सवाल, लेकिन आपसे काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूछा गया है ताकि आपको ऐसा लगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन है ये काफ़ी सिंपल। तो अब देखते हैं, हमें कुल ये ज्ञात करने के लिए कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है और पिता को कितना टाइम लगेगा, हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य का ज्ञात करने के लिए ये जो समय लग रहा है हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6। अब पहले बेटे की एफिशिएंसी कितनी है कि वो इस 6 यूनिट कार्य को, मान लेते हैं 6 यूनिट कार्य को 3 घंटे में करता है। तो उसकी प्रति घंटे की यूनिट कितनी हो गई, 2 यूनिट्स पर आवर की उसकी कैपेसिटी हो गई। तो वो 6 यूनिट काम कर देता है। इसी प्रकार दूसरा बेटे को यही कार्य करने में 6 घंटे लगते हैं, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 यूनिट की, 1 यूनिट पर आवर। तो इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो गई, अगर दोनों मिलके एक साथ कार्य करते हैं S1 प्लस S2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 की कैपेसिटी है 2 यूनिट और S1 की कैपेसिटी है 1 यूनिट। तो इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी हो जाएगी 3 यूनिट्स। अब हमें ये भी पता है, हमने शुरू में ही ये स्टडी कर लिया था कि फादर की जो कार्य क्षमता है वो इन दोनों बेटों की कंबाइंड कार्य क्षमता के बराबर है। मतलब दोनों बेटे मिल के जितना कार्य करते हैं उतना उनके पिता एक साथ अकेले कर देते हैं। तो बेटों की कैपेसिटी जितनी है, दोनों बेटों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट्स पर आवर। तो पिता की कंबाइंड कैपेसिटी हमने देखा ही था दोनों बेटों के बराबर है। तो हमने लिखा F बराबर S1 प्लस S2, और S2 हमने S1 प्लस S2 कितना है, 3 यूनिट्स। तो पिता की कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 यूनिट्स पर आवर और 3 यूनिट्स प्रति घंटा, प्रति आवर। अब टोटल कार्य हमारे पास कितना है, टोटल कार्य है हमारे पास 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कार्य है और पिता को 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से उनकी कार्य क्षमता है, तो उनको टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। तो पिता उस कार्य को अकेले 2 घंटे में पूर्ण कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 आवर्स। यहाँ पे डेज लिखा हुआ है सभी जगह गलती से, ये आवर्स है। तो 2 घंटे में पिता इस कार्य को पूरा कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से हमें निम्नलिखित शब्द में से जो बड़ा शब्द दिया हुआ है अंग्रेजी का, इसमें हमें ये देखना है कि इसके लेटर्स का इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए हमें जो ट्रिक का इस्तेमाल करना वो ये है कि हमें इस प्रत्येक लेटर को मन ही मन में जोर से 2 बार पढ़ना है, ताकि यह लेटर्स कुछ समय के लिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएं और हम ऑप्शंस के माध्यम से उत्तर ज्ञात कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अब देखें, तो ये है RECIPROCATE।
एक बार फिर से, RECIPIROCATE। आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। पहले शब्द में ऑप्शंस हैं PROCEE और ये D। हमने D कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी इन्हीं सभी लेटर्स को जोर से उच्चारित किया था और हमने डी कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम बढ़ते हैं जब तक अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और अब वह संख्या 66 हो गई। प्रारंभ में वह संख्या कितनी थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है परसेंटेज का, और काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। हम इसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले जो संख्या थी वो थी, माना कि पहले संख्या थी, हम मान लेते हैं कि वो पहले जो संख्या थी x थी। तो माना कि पहले छात्रों की संख्या x थी। अब हमें ये कहा गया कि इस संख्या में 20% की वृद्धि हुई, मतलब x थी वह संख्या और इसमें अब 20% की वृद्धि हुई है। ये 20% की वृद्धि हुई है, तो यह संख्या अब कितनी हो गई है? बढ़ के 66 हो गई है, माना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पहले ये 100 थी, 100% थी। अब 20% की वृद्धि के बाद ये संख्या कितनी हो जाती है? 120%। तो 120% कितना हो जाता है? 66। मतलब 20%, 120 किसी संख्या का 120% 66 है, और वो संख्या क्या थी? x। तो x का 120% होता है हमारे पास 120% 66। आगे इसको बढ़ाते हैं तो क्या होता है? x गुणित 120 है और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा और बराबर 66। इसको हल कर लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये बचा 10। तो 10, इसको हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और इसको हम 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 6 कम 6 और 11 छंकी 66। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, और ये जो 5 है ये इधर चले जाएगा सामने, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणित 5, मतलब 55। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। 20% की वृद्धि, मतलब हर उस ऑप्शन में हमें वो देखना है कि जिसका 20% उस संख्या से बढ़ के 66 हो जाए। मतलब कि अगर हम 55 का 20% निकालें और उसे वापस 55 में जोड़ दें और 66 हमारा उत्तर आता है, तो 55 ही हमारा उत्तर होगा। तो 45 का 20% कितना होता है? 45 का 20% होता है 9, 50 का 20% होता है 10, और 60 का 20% होता है 12। तो अगर देखिए इनका जोड़ क्या है? 72 है, इनका जोड़ है 60 और इनका जोड़ है 54, और 55 का 20% होता है 11 और इन दोनों का जोड़ होता है 66। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी हम इसे हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें ये जो नंबर सीरीज दी हुई है उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या, इनके आपस में संबंध को या लॉजिक को स्टडी करके ज्ञात करनी है। तो अब अगर हमें, आप देखें इस श्रृंखला को ध्यान से, तो पहले दिया हुआ है 17, फिर दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है 22, फिर दिया हुआ है 13। तो यहाँ से यहाँ तक अगर, अच्छा एक चीज़ हमें यह देखनी है कि जो नंबरों में अंतर है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। 17 से 20 हुआ है, फिर 15 हुआ है, फिर 22 हुआ है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की ट्रिक इस्तेमाल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या वर्ग के। तो अब अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास आता है 17 से 30 प्लस 3, 20 से लेके
15 मतलब -5, 15 से लेके 20 मतलब +7, और 22 से लेके 13 मतलब 22 से 13 लाने के लिए हमें -9 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखें ध्यान से तो ये हो रहा है कि पहली बार +3 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, और अब इसी -9 हो रहा है। तो अब 9 के बाद आ जाएगा 11, 11, और चिन्ह आ जाएगा प्लस का। मतलब कि 3, 5, 7, 9 और 11, और चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो 13 में अगर 11 जोड़ें तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 24 की। इस श्रृंखला का उत्तर ऑप्शन क्रमांक 1 24 होगा। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर हम एक एक नंबर छोड़ के इसे देखें तो वो हमारे पास आता है 17 के बाद 15 मतलब -2, फिर 15 के बाद आता है 13 मतलब -2, फिर इस संख्या के बाद आता है 22 के बाद 20 के बाद 22 मतलब +2। तो इसी प्रकार 22 के बाद आ जाएगी अगली संख्या +2 करने पे 24। तो ये दोनों तरीके से हमारा उत्तर 24 ही आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, हमें अब ये इसमें दिया हुआ है, चीन युआन से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जापान डैश से संबंधित है। तो चीन और युआन का क्या संबंध है? हम सब जानते हैं कि चीन की जो करेंसी है वो युआन है। चीन की करेंसी जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है रुपी, इंडिया की करेंसी है रुपी, तो चीन की करेंसी युआन। और हम जानते हैं कि यूएसए की करेंसी क्या है? यूएसए की करेंसी है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसी प्रकार जापान की करेंसी क्या है वो हमें इस ऑप्शन से ज्ञात करना है। तो ऑप्शन की जापान की करेंसी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 येन। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प खोजें जो अन्य सभी से भिन्न है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, हमें जिसमें से 3 एक लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, एक नियम को फॉलो कर रहे हैं, जबकि एक उसमें से अलग है, हमें वही खोजना है। तो अब अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो 8 के बाद आता है 72, 10 के बाद आता है 110, 14 के बाद आता है 220, और 5 के बाद आता है 30। 8 और 72 को अगर हम स्टडी करें तो 8 से 72 कैसे लाया जा सकता है? तो अगर 8 गुणित 9 कर दूं तो 72 आता है। इसका मतलब 8 गुणित जो संख्या दी है उसमें एक संख्या बढ़ा दी, 8 गुणित ब्रैकेट में 8 + 1 तो 72 आया। मतलब जो संख्या है उसमें एक जोड़ दिया और फिर दोनों का आपस में गुणा कर दिया। इसी प्रकार 10 और 110 को देखते हैं। 10 ये यहाँ पे हो गया, 10 और 110 इसको कैसे किया जा सकता है? तो ये 10 एक संख्या है, इसमें अगर मैं 11 जोड़ दूं तो मेरे पास 110 आ जाता, 11 का गुणा कर दूं तो 110 आ जाता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 10 गुणित 10 + 1, तो ये कितना हो गया? 110। अब देखते हैं और कौन सी संख्या इस नियम का पालन कर रही है। तो 14 से 220, 14 से अगर 220 लाना है तो हमारा जो नियम था इस संख्या में एक संख्या बढ़ा के गुणा करना। तो 14 गुणित 15, तो 14 गुणित 15 कितना होता है? 15 चौक 60 की 0, हाथ आई 6, 15 एकम 15 और 6 21, तो ये आता है 210, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 220। तो ये इस नियम का पालन नहीं कर रही संख्या। अब अगली संख्या का पेयर देखते हैं। अगली संख्या 5 और 30 है, 5 और 30, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणित 6 बराबर 30, मतलब 5 गुणित 5 धन 1 बराबर 30। तो ये वाला चौथे नंबर की संख्या भी इसी नियम का पालन कर रही है। तो हमने देखा कि सिर्फ तीसरे नंबर की संख्या ऐसी थी जो इस नियम का पालन नहीं कर रही, बाकी सभी संख्या इस नियम का पालन कर रही है। नियम क्या था
कि जो पहली संख्या है वह संख्या और उसमें एक जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है दोनों का गुणा कर दिया, मतलब संख्या जो थी वो और उसमें ही हमने x+1 माना कि वो संख्या x थी तो x इंटू x+1 इस नियम का पालन कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो इन बाकी की 3 संख्याओं से भिन्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, राम 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए राम को कितना किलोमीटर चलना होगा? तो ये दिशा और दूरी दोनों से संबंधित सवाल है हमारा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। इसे हल करने के पहले हमें सबसे पहले दिशाओं का चित्र बनाना पड़ेगा। दिशाओं का चित्र काफ़ी सिंपल होता है, हम जानते हैं। इसका प्लस का साइन बनाना है, जिसमें यह दिशा हमेशा उत्तर या नॉर्थ दिशा होती है, उसके विपरीत हमेशा साउथ या दक्षिण दिशा होती है। राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब हम देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया। तो माना कि ये वाला जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब राम 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। राम 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। स्टार्टिंग पॉइंट हम थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, चूंकि दक्षिण की ओर चल रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास ये है। हमसे कहा गया है कि 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण दिशा नीचे की ओर है हमारी, तो हम मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर चलने के बाद वो इस स्थान पे, ये 10 किलोमीटर चला, यह स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम SP लिख देते हैं। अब वो 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आया। फिर क्या कहा है हमसे कि अब वो दाएं मुड़ा। जब वो इस स्थान पे खड़ा था अब वो दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा मतलब पश्चिम की ओर चलेगा। और किधर कितनी दूर चला? तो अब वो चला 5 किलोमीटर। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद वह लगभग इस स्थान पे आया, इस स्थान पे आया। अब वो क्या, हमें आगे क्या कहा गया? फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ से चलने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ा। दाएं मतलब अब उत्तर की ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। तो मान लेते हैं ये दूरी 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है, इसी के बराबर की दूरी हो गई। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए राम यहाँ पे आया। अब क्या कहा गया है हमें? वह बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ा, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चला। मतलब यहाँ से अब फिर से वह 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ पे आ गया। यह दूरी है 10 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए राम को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अंत में वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? तो ये वाली दूरी तो हमें पता है ये कितनी है, 10 किलोमीटर। और अगर हम इस भुजा को मिला दें तो यह एक आयत बन जाता है, जिसकी ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजा 10 किलोमीटर की बराबर है, ये वाली भुजा 5 किलोमीटर है, तो ये वाली भुजा भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये वाली दूरी यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी है 10 किलोमीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है 5 किलोमीटर। तो राम को कितना चलना पड़ेगा? 10 धन 5 मतलब 15 किलोमीटर। इस तरीके के सवाल आजकल परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ये प्रश्न है, जिसमें हमें ब्लैंक स्पेस पे जो नंबर्स, जो लेटर्स हैं वो फिल करने हैं ताकि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इस तरीके के सवाल को हल करने का हमारे पास 2 ट्रिक होते हैं, जिसमें पहले हिस्से में हम इस श्रृंखला के लेटर्स को गिनते हैं रिक्त स्थानों को मिला के। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20
लेटर्स की ये श्रृंखला है, ये किस तरीके से हो सकती है? 4 गुणित 5 हो सकती है, ये 5 गुणित 4 हो सकती है। दूसरी संभावना जो होती है वो 2 गुणित 10 या 10 गुणित 20 की होती है, लेकिन ऐसी इतनी छोटी या इतनी बड़ी श्रृंखला बनने की संभावना काफ़ी कम है। दूसरी ट्रिक जो हमको देखनी है वो ये है कि हमें बिना स्पेस के, बिना रिक्त स्थान के अधिक से अधिक लेटर्स कहाँ दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डबल टी, यहाँ पे दिया हुआ है LHT, यहाँ पे दिया हुआ है HTT। इनसे हमें पैटर्न ढूंढने में आसानी होगी। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो डबल टी दिया हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दिया हुआ है डबल टी। तो डबल टी के पहले यहाँ पे दिया हुआ है H, तो जहाँ जहाँ पे भी डबल टी आ रहा है इस श्रृंखला में, हम उसके पहले H लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डबल टी, उसके पहले H लिख देते हैं। अब शुरू से शुरू करते हैं, ये नियम कहाँ कहाँ पे लग जाएगा। H, फिर ब्लैंक स्पेस है और T है। तो हमने देखा था कि H के बाद डबल टी आ रहा है, H के बाद डबल टी आ रहा है, यहाँ पे भी H के बाद डबल टी आया, H के बाद ब्लैंक स्पेस है और T है, इसका मतलब यहाँ पे भी T आ जाएगा, HTT। यहाँ पे भी हो गया HTT। अब और देखते थे, HT और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, मतलब यहाँ पे भी T आ जाएगा, तो ये हो गया HTT। ठीक है, HTT यहाँ पे बन गया, HTT यहाँ बन गया, HTT यहाँ बन गया और HTT यहाँ बन गया। 4 जगह ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम H के पहले देखें तो यहाँ पे आ रहा है L, यहाँ पे भी आया H के पहले L, यहाँ पे आया H के पहले L। अब जहाँ जहाँ पे भी H के पहले ब्लैंक स्पेस है हम L लिख देते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो हम L लिख देते हैं। अब देखते हैं और कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है। तो और कहीं पे भी ऐसी संभावना अभी नहीं बन रही है H के पहले जहाँ पे ब्लैंक स्पेस हो। अब अगला जो नियम हमें देखना है वो देखना है डबल टी जहाँ पे भी आ रहा है, इस डबल टी के बाद आया है M, LHTTM, LHTTM। तो यहाँ पे है LHTT और यहाँ ब्लैंक स्पेस है, तो ये हो गया M, LHTT, ये हो गया M, डबल टी M। तो ये श्रृंखला किस तरीके से बन रही? HTTML, HTTML, 5 HTTML, HTTML, मतलब ये 5 गुणित 4 वाली श्रृंखला बन रही है। तो ब्लैंक स्पेस पे हमने क्या क्या लेटर्स लिखे हैं? T लिखा है, M लिखा है, H लिखा है, M लिखा है, T लिखा है, L लिखा है, M लिखा है, TM, HM, TLM। तो ये ऑप्शन कौन सा है? यहाँ नहीं है, TM, HM, TLM। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न और पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।